हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं जो आपके 12th क्लास एनसीईआरटी बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग है, जिसका ये लास्ट टॉपिक है इकोलॉजी का। इसमें हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले टॉपिक को कर रहे हैं जो कि आपका पहला चैप्टर इकोलॉजी में। और इसमें अब तक के डिस्कशन में हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर जो कि 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर आपको मेंशन किए गए हैं, टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल, इनको देखा और इनसे इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, ये बात देखी कि अलग अलग इनका क्या असर पड़ता है। वैसे एक बात आपको बताएं कि हम अलग सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये तो एक थ्योरेटिकल वो है कि हमारी मजबूरी है कि हम उनकी स्टडी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये अलग अलग नहीं होंगे, ये सब होंगे तो एक साथ ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़े होगा कि हम जब पढ़ते हैं तो इन फैक्टर को अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमें कभी सोचना होगा कि क्या असर पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सेटअप में, तो हमें चारों फैक्टर को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। अभी आगे डिस्कशन आएगा तो मैं उसे इस बात को समझाऊंगा। नेक्स्ट वन इसमें हम अब देखेंगे कि अगला जो टॉपिक आपको मेंशन किया गया है कि जब आपने इन चारों फैक्टर को पढ़ लिया तो इन फैक्टर से ये समझ गए कि ऑर्गेनिज्म पे इनका असर तो पड़ता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर की वजह से आप देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन में असर पड़ रहा था, जैसे वाटर की वजह से आप देख रहे थे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन का असर पड़ रहा था, ठीक है। उनमें स्पेशल एडाप्टेशन थे, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए ये ज़रूरी है। लाइट की वजह से जैसे आपने स्ट्रैटिफिकेशन देखा, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो, और जैसे आपने देखा कि जो ग्रोथ है उस पर बहुत असर पड़ता है सॉइल का, क्योंकि सॉइल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो जहाँ पे रिच न्यूट्रिशन है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, और जहाँ पे सॉइल जो है लेस फर्टाइल है वहाँ पे उनकी ग्रोथ कम है। चाहे वो इक्वेटिक हो तो इक्वेटिक कंडीशन में हम उसे सेडिमेंट बोलते थे जो सॉइल कंडीशन है। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके पूरे चारों फैक्टर की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है आपका रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और इस टॉपिक को मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी न्यू हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये कंटेंट नीट और एम्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रेलिवेंट लगता है, आपको लगता है कि इसके लेक्चर को सुनने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपकी लर्निंग बढ़ रही है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट रेट में मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस जो आपके मेरे क्लास लेक्चर के ड्यूरिंग आपके रहे हों। और जब ये आपको पसंद आता है तो आप जो है इस चैनल के लिंक को डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने स्टडी सर्कल में अपने फ्रेंड्स के बीच जो है इसे सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बन पाए। तो फ्रेंड देर न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रो तो मैंने आपको समझा ही दिया कि रिस्पांस किसका मतलब हो रहा है, इसे हम देखते हैं तब आप बेहतर समझोगे। जैसे देखो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज यही होती थी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट इनके बीच इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, इसमें मेजर एबायोटिक फैक्टर ये 4 हैं, टेम्परेचर, वाटर और ये। अब आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल एक लिविंग सिस्टम बनाती है, ठीक है। सेल ही की वजह से इसमें लिविंगनेस आती है, ये लिविंग कंडीशन में होता है, ठीक है। ये सेल ही है जो इसे लिविंगनेस प्रोवाइड करती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ये बताना है कि सेल का जो लिविंग कंडीशन है वो, जैसे हम इस तरीके से सेल के लिविंग एनवायरनमेंट को दिखा रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म की जितनी कंपोजिशंस हैं, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है इसको हम जो है इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। सेल का इंटरनल
एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को एक साइंटिस्ट है क्लॉडी बर्नार्ड, उसने ये नेम दिया था इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जहाँ पे लिविंग रिएक्शन होती है, ये एक बहुत कांस्टेंट रेंज में होती है, ये कांस्टेंट रेंज में होती है और इस रेंज को मेंटेन करना होता है, जिसके लिए मैंने आपको टर्म बताया था होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, होमियो का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टैटिस का मतलब स्टेट, किस चीज़ की, जो लिविंगनेस को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी एक कांस्टेंट स्टेट। ठीक है, और ये चीज़ कैसे ये चीज़ हुआ है, तो ये सालों के एवोल्यूशन से आया है। कोई भी चीज़ किस तरीके से बायोलॉजी में आया है, तो बायोलॉजी में आने का मतलब ही है कि वो इवाल्व हुआ है। जब सालों का एवोल्यूशन हुआ है तभी वो यहाँ इस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। सालों के एवोल्यूशन में ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें भी चेंज आया है। एनवायरनमेंट में ये जो सारी चीज़ें हैं इसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेंगे। ये सारा का सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो फीचर इसके उलट जो है, ये जो होता है ये हाईली वेरिएबल्स होता है, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होता है, लगातार ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये बदलते रहते हैं। मतलब कोई एक ही जगह है, ठीक है, कोई एक आप एक स्पेस ले लीजिए, जैसे कोई एक ग्रासलैंड ही ले लीजिए या कोई भी एक आप बायोम ही ले लीजिए, तो वहाँ थ्रू आउट ईयर एक टाइम पीरियड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसमें टेम्परेचर भी बदलता है, वाटर की कंडीशन बदलती है और लाइट की कंडीशन बदलती है और सॉइल का नेचर भी बदलता रहता है। जो चीज़ हमने आपको बताई ना, तो एक बात ये जानिए कि हम इस तरीके से बोलते हैं ना, जब आप बायोम को डिटरमाइन कर रहे थे तो आप क्या बोल रहे थे, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मीन हम तभी लेते हैं जब पूरे साल का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वेरी कर रहा हो। जैसे अगर मान लो जब वेरिएशन नहीं होता तो हमें मीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मान लो कि अगर रोज़ 10 सेंटीमीटर बारिश होती और 10 दिनों तक 10 सेंटीमीटर बारिश होती, तो फिर उसका आप मीन लेते तो कितना होता, 10 ही होता, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, हमें मीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो वेरिएशन है कि एक दिन 2 सेंटीमीटर बारिश हुई और एक दिन 10 सेंटीमीटर हुई, 2 से 10 सेंटीमीटर के बीच ये वेरी करता है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करें कि वहाँ एक एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना रहा, कितना अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 आ सकता है, मिनिमम 2 आ सकता है और रियल इनके बीच में कहीं फ्लक्चुएट होता है। तो ये सारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो क्लाइमेट की कंडीशन है, ये सारी की सारी ये बहुत वेरिएबल है। ठीक है, तो इन वेरिएबिलिटी को काउंटर करने के लिए हम उसको क्या कर रहे थे, मीन ले रहे थे। इसीलिए आपसे मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन रख के तब आपको बोला गया कि अब आप जो है एक बायोम को डिसाइड करिए। ठीक है, उसी चेंजेस को हम वेदर कंडीशन बोलते हैं ना, जो रोज चेंज होता है। ठीक है, रोज चेंज हो रहा है तभी तो हम उसे वेदर बोलते हैं, और उसका जो एवरेज हो जाता है उसको हम क्लाइमेट बोलने लगते हैं, क्योंकि क्लाइमेट में हम डेली के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और 20-30 साल के बाद वो जब हमें एक फिक्स रेंज मिल जाती है तो हम बोलने लगते हैं इतने से इतने बारिश वाला रीजन ये है, तो वो एक क्लाइमेट हम डेजिग्नेट कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझे। तो ये चीज़ बहुत हाईली वेरिएबल है इस रेंज में, और ये चीज़ बहुत ही कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो कैसे वेरिएबल और कैसे कांस्टेंट है।